हेलो एंड वेलकम सीयूटी एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब बच्चे? तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फाइनली आदिल सर फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नया सेशन लेकर, और इस बार हम लोग डील करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर, यस ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट किस प्रिंसिपल पे चलता है? कोई कानून है क्या, कोई लॉ है क्या जिस पे मैनेजमेंट चलता है? तो दोस्तों मैं इस चैप्टर को बनाऊंगा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। आपको मालूम है कि ये सीयूईटी का क्लास है और इसमें आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बीकॉम ऑनर्स में आपके भारत के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में आपका हो जाए एडमिशन। इसी के लिए हो रही है कोशिश। तो एस्पिरेंट, क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेक्चर 3 पार्ट ए, और स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। जहां भी कोई डाउट हो, कोई भी लॉजिक में दिक्कत आए तो जरूर पूछिएगा प्यारे बच्चे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। अगर आप ये समझ पाएंगे ना बच्चे, तो आपको ये चैप्टर एकदम हलवा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर समझिएगा। बात ऐसी है कि यहां हम बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा मेरे भाई। लेकिन चूंकि आदिल सर है और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा तो यूनिक होना चाहिए ना, कुछ तो मैं अलग से कनेक्ट करके स्टोरी क्रिएट करूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं बात करने वाला हूं एक पर्सन के बारे में। जब आप एक इंसान के बारे में पूरी हिस्ट्री जान लेंगे तो आपको अपने आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आने लगेगा। बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आइए, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली पर्सन, द मोस्ट रिनाउंड पर्सन ऑफ द हिस्ट्री इन द मैनेजमेंट हिस्ट्री, दैट इज हेनरी फ्यूल। आज हेनरी फ्यूल के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के वजह से ये पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया था एग्जिस्टेंस में, तभी आप पढ़ रहे हैं उसको। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले इस बंदे के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद में आपको सारी कहानी अपने आप समझ में आएगा। असल में बात यह है कि एक बंदा था जिसका नाम था हेनरी फ्यूल जी। हेनरी फ्यूल जी का जन्म कब हुआ? 1841 में फ्रांस में इनका जन्म होता है। ये एक पर्सन है, ये एक इंसान है, दो आंखों वाले। अब आगे आते हैं और इसको और इंटरेस्टिंग में समझते हैं। हेनरी फ्यूल जी बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। इसमें कोई ऐसा बात नहीं जो मैं बताऊंगा। अच्छा हुआ क्या कि हेनरी फ्यूल जो थे वो थे माइनिंग इंजीनियर। तो अब एज ए इंजीनियर का जॉब क्या होता है? एक माइनिंग कंपनी है जहां पे कुछ जमीन के अंदर से सोना, चांदी, कोयला ये सब निकाला जा रहा है। तो वहां पे एक माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में वो काम कर रहे थे। तो एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन हेनरी फ्यूल जी थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, लाइक अ रॉक स्टार। तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आदमी थे। तो उन्होंने ना उस कंपनी में ना कई साल तक काम किया, और काम ही नहीं किया, उस कंपनी को डीपली ऑब्जर्व किया। उस कंपनी में काम करने के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि कैसे कंपनी ग्रो करता है, कैसे मिलजुल के हम काम कर सकते हैं, किसको क्या काम मिलना चाहिए। यानी उस कंपनी को उन्होंने अगले 30 साल उस कंपनी का पसीने और खून से सींचा, और सींचने के बाद 1888 में हेनरी फ्यूल जी उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, एमडी, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का पोस्ट होता है, टॉप लेवल पे आ गए उन्होंने। अच्छा, आपको मालूम है जब हेनरी फ्यूल जी इस कंपनी में आए थे, ये कोल एंड माइनिंग कंपनी थी, कहां पे? फ्रांस में ही थी। तो ये कोल एंड माइनिंग कंपनी एक छोटी सी कंपनी, जब वो कंपनी में ज्वाइन हुए थे तो उस टाइम कंपनी बहुत ही जबरदस्त लॉस में चल रहा था, बहुत नुकसान में चल रहा था। और हेनरी फ्यूल जी का हीरो वाली एंट्री होती है अचानक से, और हेनरी फ्यूल जी कहते हैं कि रुको रुको, अब ये कंपनी मेरे हाथों में दो। 30 साल में वो कंपनी जो जमीन में रेंग रही थी वो आसमान छूते हुए नजर आई, क्योंकि हेनरी फ्यूल जी ने 30 साल में उस कंपनी में वो रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया जिससे वो कंपनी ग्रो कर गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर हेनरी फ्यूल ने ऐसा क्या काम कर दिया? तो जी हां, हेनरी फ्यूल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने उस कंपनी में क्या क्या कुछ सीखा, क्या क्या ऐसा पॉलिसी अपनाया था कि 30 साल में जो लॉस बियरिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। आग लगा दिया हेनरी फ्यूल जी ने। आइए, तो हेनरी फ्यूल जी ने क्या किया? बहुत अच्छा, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स। यानी कि इन्होंने मैनेजमेंट को जितनी करीब से समझा, और करीब से समझा ही नहीं, समझने के बाद 30 साल का अनुभव अपने किताबों में लिखा, और किताब में लिखा ही नहीं, लिखने के बाद यह बताया कि सुनो, मैं हेनरी फ्यूल, मैं तुम्हें देता हूं 14 सिद्धांत। आगे चल के हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें 14 सिद्धांत बताता हूं, 14 प्रिंसिपल्स बताता हूं। अगर तुम मेरी इन 14 बातों को मान लोगे तो तुम कोई भी बिजनेस करो, तुम एक ठेले का बिजनेस करो, तुम एक गोलगप्पे का बिजनेस करो, तुम एक स्टील का बिजनेस करो, तुम एक आयरन का बिजनेस करो, तुम कोई भी बिजनेस करोगे तुम रॉक कर जाओगे, तुम आसमान बुलंदियों को छुओगे। तो वो हेनरी फ्यूल के 14 बन गए प्रिंसिपल, सिद्धांत। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट में जो हेनरी फेयोल ने सीखा था वो 14 सिद्धांत, उन्हीं 14 सिद्धांत के बेसिस पे हेनरी फेयोल ने कहा अगर तुम इसे लगा डाले, इसके यूज कर डाले तो लाइफ झिंगा लाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेनरी फेयोल के वो 14 सिद्धांत। और मजा नहीं आया मेरे भाई, इसके फीचर्स वगैरह हम सब लास्ट में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हेनरी फेयोल को देखते वो 14 सिद्धांत जो हेनरी फेयोल ने दिया, और वो सिद्धांत थे क्या, डीपली समझेंगे हम लोग। और जहां पे डाउट हो प्यारे बच्चे पूछना जरूर। स्टार्ट करूं मैं? आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हेनरी फेयोल के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो हेनरी फेयोल ने बच्चे 14 प्रिंसिपल दिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हो। सबसे पहला, अच्छा इसमें एक चीज और जान लो कि हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। जनरल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए कौन कौन सी सामान्य बातें हैं जो आपको फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए जिससे आप अपने को एक सब्जी के बिजनेस से लेकर एक फैक्ट्री के बिजनेस को चलाने के लिए भी इनके प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो सकता है। हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब प्यारे बच्चे ये होता है, हेनरी फेयोल ने कहा कि देखो भाई एक इंसान सब कुछ का जानकार अकेले नहीं हो सकता है, एक इंसान हर काम अकेले नहीं कर सकता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ ए पर्सन बांट दो। एक बंदे को अकाउंटिंग आता है उसको अकाउंटेंट का काम दे दो, एक बंदे को मैनेजमेंट आता है उसको मैनेजमेंट का काम दे दो, एक बंदे को सामान बेचने आता है उसको सेल्स मैनेजर बना दो, एक बंदा सामान अच्छा बना सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाल सकता है उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दो। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को अकॉर्डिंग टू स्किल नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन पर्सन लोगों के बीच में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, और हर इंसान जब उसी काम को बार बार करेगा तो उस बंदे को उस काम में स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगा, और जब वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा अपने काम में तो अल्टीमेटली आपका गोल अचीव हो जाएगा। अकेले बर्डन लेके ना चलना, सबको मिला के चलना है। तो हेनरी फेयोल का आई होप कि पहला प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। हेनरी फेयोल का दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, आइए समझ लेते हैं। देखिए यहां दो बातें कहता है, एक तो है अथॉरिटी क्या होता है और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ध्यान से समझिएगा अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। मैं इसको ना बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा ताकि आपको बातें बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सपोज करो ये एक पर्सन है और ये एक मैनेजर है। क्या है? ये एक मैनेजर है और ये इसके अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स है। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो नीचे पोस्ट पे होते हैं उनको सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब ये मैनेजर जो है ना, ये क्या है ना कि सारा पावर अपने पास रखा है। पावर का मतलब होता है ना कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है तो सबऑर्डिनेट को, जितने भी सबऑर्डिनेट हो, बार बार इससे आके पूछना पड़ेगा। एक अगर सुई भी लाना होगा ना तो इसको मैनेजर से आके पूछना, क्योंकि मैनेजर ने सारा पावर अपने पास रखा है। यानी मैनेजर कहता है कुछ भी काम करना, मेरे बिना इजाजत के तुम काम नहीं करोगे। इसका मतलब अथॉरिटी किसके पास है? मैनेजर के पास। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? मैनेजर के पास। अब अच्छा मुझे बताओ, क्या ये अच्छी चीज है कि सारा का पावर हम अपने पास ही रख ले? नहीं, ऐसे क्या होगा ना, आपका ही वर्कलोड बढ़ेगा आपसे। अच्छा आप एक बात बताओ कि आप एक घर के फैमिली मेंबर में आप हेड हो और हर कुछ के लिए एक छोटा सा बच्चे को टॉफी भी लाना है और वो आपसे पूछने आ रहा है, किसी का फीस जमा करना वो भी आपसे पूछने आ रहा है, तो इंसान क्या करता है ना, कुछ चीजें बांट देता है ताकि यार हर बात पे पूछने मत आओ, क्योंकि परेशान हो जाओगे ना, आप अकेले क्या कुछ कर लोगे। तो मैनेजर जब अकेले सारा पावर रख लेता है, सारा इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो मैनेजर क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है, इसका वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड क्या होगा? वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, ये बर्डन हो जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा, ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा मेरे भाई। तो मैनेजर ने क्या किया, अपने पावर को, कुछ पावर, सारा पावर नहीं, थोड़ा सा पावर सबऑर्डिनेट को भी दे दिया कि देखो यार अगर रॉ मटेरियल घटे ना तो खुद से ले लेना, हमसे पूछने आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 2-4 लेबर और चाहिए तो खुद से तुम उसको एक रिक्रूट कर लेना, हमसे पूछने आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सामान घट जाए तो ले आना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तुम्हारे पास
पास मैं पावर देता हूं, आज से तुम भी कुछ डिसीजन ले सकते हो। इसको बोलते हैं पावर किसी को दे देना। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आपको पावर दे दिया गया तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, यानी आपको जो पावर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप समय पे अपने काम को कंप्लीट करके दिखा दें, ताकि आपकी जो जिम्मेदारी है भाई, जब पावर किसी को दिया जाता है तो अगले बंदे की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो जो भी काम है उसको समय पे कर दे। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 3 सिचुएशन बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने किसी को पावर ज्यादा दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही नहीं, मतलब समझ रहे हैं? पावर दे दिया यानी किसी को आपने डिसीजन लेने का पावर बहुत ज्यादा दे दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी आपने दिया ही नहीं। यानी कि आपने किसी को कहा कि भाई तुमको जो करना है करो, हम तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब मैं मैनेजर हूं और मैंने अपना सारा का सारा पावर दे दिया इस पर्सन को, और इसको आजाद भी कर दिया कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। बंदा एकदम बेझिझक हो गया कि अब तो मेरे पास पावर आ गया, मैं कुछ भी करूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है, ज्यादा क्या पूछेगा, थोड़ा बहुत पूछेगा नहीं पूछेगा। यानी आप जब ऐसा मत करना मेरे भाई, ये बहुत डेंजर सिचुएशन होता है। पावर आप इतना दे दो और जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। यानी वही आज के जमाने में पापा लोग क्या कर रहे हैं कि पापा अपने बच्चे को हद से ज्यादा पावर दे देते हैं। 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए और कहे कि हाँ ठीक है जितना खर्च करना करो। अब बेटा जा रहा है अपना, अब उसको मालूम है, उसके दिल में पापा का डर नहीं है कि पापा मुझसे पूछेंगे, जिम्मेदारी नहीं है। आप पावर दो अपने बच्चों को, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि अगर गलत खर्च करोगे तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर पावर ज्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ना हो तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो बंदा जिसको पावर दिया गया वो पावर का मिसयूज करेगा। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उस मूवी में जो चोपड़ा जी रहते हैं, उनके फादर इन लॉ, तो वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं और वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो शाहरुख खान को देकर जाते हैं। और जब वो वापस घूम के वापस आते, पावर दे गया, तो पता चला शाहरुख खान उस कंपनी को अपने नाम कर लेता है और कहता है किंग खान, ये देखिए ये कंपनी। फिर वो धूम धनाना का सीन बन जाता है, क्योंकि आपने पावर ज्यादा दिया और जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, तो पावर का मिसयूज करेगा। दूसरा सिचुएशन होता है कि किसी बंदे के पास पावर तो है ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ज्यादा दे दिया। यानी कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि किसी बंदे को हम ले जिम्मेदारी, तुम ये भी तुमको देखना होगा, ये भी तुमको देखना होगा, ये भी तुम करोगे, नहीं काम हुआ तो हम पूछेंगे तुमसे, तुमको निकाल देंगे, ले जिम्मेदारी, दे जिम्मेदारी, ये काम नहीं होगा हम तुम्ही से पूछेंगे। और पता चला डिसीजन लेने का पावर कुछ दिया ही नहीं है। हर चीज के लिए वो पूछने ही आ रहा है आपसे, कुछ भी काम हो रहा है आपसे पूछ रहा है, उसके पास खुद कोई पावर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इंप्लॉय होगा या जो सबऑर्डिनेट होगा, जो नीचे काम करने वाले, वो खुद को एक्सप्लॉइटेड यानी उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट फील नहीं करेंगे। उनके साथ ऐसा लगे जैसे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा हो। तो बेहतर सिचुएशन क्या है? बेहतर सिचुएशन ये है कि अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या होने चाहिए, बराबर, जितनी पावर दो उतनी ही जिम्मेदारी दो, तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन बनता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आएगा। तीसरा प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप मैनेजर हो और आपके अंडर में काम करने वाले आपके एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को चाहिए कि उस मैनेजर ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, एम्प्लॉय को चाहिए बिना चू चरा किए हुए उस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। मैंने कहा तुम 7 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना, 8 बजे तुम ये करना, 8 बजे ये काम करना, 3 दिन में काम हो जाना चाहिए, 3 दिन में काम हो जाना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी कानून है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है, वो सब प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, इसको कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन। अच्छा बच्चे, एक चीज में याद रखिएगा कि डिसिप्लिन में एक और चीज, एक तो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जो भी कानून है, 8 बजे आने का, 1:30 बजे लंच करना, इतने दिन में ये काम करना है, ऑफिस में छुट्टी कैसे लेना है, लीव कैसे लेना, एप्लीकेशन कैसे देना, ये सब। डिसिप्लिन का एक मतलब और भी होता है, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा पूरा करना, यानी वादा पूरा करना। वादा पूरा करने का मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको बात समझ में आएगा। अगर एम्प्लॉय ने मैनेजर से प्रॉमिस किया है कि साहब मैं आपको 10 दिन में ये काम कर दूंगा, तो आप यू हैव टू फुलफिल दैट कमिटमेंट। जो आपने उससे वादा किया उसे आप निभा दो। ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में आता है। अगर ये नहीं निभाते हो तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन एम्प्लॉय नहीं हो। उसका चौथा है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब मेरे बच्चे ये होता है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान समझिएगा, मान लो ये सब एम्प्लॉय है,
और इन सारे यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि इन सारे इंप्लॉय का जो बॉस होना चाहिए, जो हेड होना चाहिए, वो कोई एक होना चाहिए, वन बॉस होना चाहिए। एक बॉस का मतलब होता है जो भी हेड होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, यानी इन सारे इंप्लॉय का जो ऑर्डर देने वाला होगा, ऑर्डर देने वाला बॉस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा बॉस हो जाए ऑर्डर देने वाले, यानी कि मान लो ये 10 इंप्लॉय काम कर रहे हो, 3 लोग हैं जो ऑर्डर दे रहे, ये भी ऑर्डर दे रहा अपना, ये भी ऑर्डर दे रहा, ये भी ऑर्डर देगा, तो दे विल कंफ्यूज, ये रोने लगेंगे कि अरे मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं, ये सब रोएंगे, गुस्सा करेंगे। ये भी कह रहा है, ये कह रहा है तुम ये काम कर लो, ये कह रहा नहीं नहीं ऐसे करो, ये कह रहा नहीं नहीं तुम ऐसे करो। यानी अगर 5 लोग ऑर्डर देने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो ये जो इंप्लॉय होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्डर मस्ट रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली, एक ही बॉस होना चाहिए जो ऑर्डर देने वाला होना चाहिए, कमांड देने वाला होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए। एक से ज्यादा बॉस होगा तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका ऑर्डर माने और किसका ऑर्डर ना माने और काम बिगड़ जाएगा हमारा। यही हमारा कहलाता है यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद 5वां प्रिंसिपल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी मैं समझा देता हूं। आप देखिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी काम कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ भी काम कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सुपरिटेंडेंट भी काम कर रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब इतने सारे अलग अलग तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं तो सबका माइंडसेट भी अलग अलग होगा, सोचने का नजरिया, ये कुछ और सोचता होगा, इसकी सोच कुछ और होगी, इसकी सोच कुछ और होगी, इसकी सोच, इन सब का बैकग्राउंड भी अलग अलग है भाई। बैकग्राउंड अलग है, यानी कि कोई बिहार से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया, कोई कलकत्ता से आया, इन सब का कल्चर भी अलग अलग है, किसी का कुछ कल्चर, इन सब का रिलीजन भी अलग अलग है, इन सब का कस्टम भी अलग अलग है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के लोग काम करते हैं, सबकी बुद्धि अलग है, सोचने का तरीका अलग है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है मेरे भाई कि तुम सब कहीं से भी हो, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी कल्चर से हो, लेकिन जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो तो तुम सबका जो सेंटर गोल होना चाहिए, तुम सबका जो गोल होना चाहिए, वो गोल क्या होना चाहिए, वो गोल एक डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी तुम कुछ अपने में कुछ भी सोचो, लेकिन जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आ जाए तो तुम सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए। वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है ऑन टाइम। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमें इस साल 500 करोड़ का सेल करना है, यानी 500 करोड़ का हमें सामान बेचना है, तो आप सब मिलके कोशिश करो कि एक ही डायरेक्शन में, भले तुम्हारे आपसी भेदभाव हो सकते हैं, तुम आपस में एक दूसरे को नहीं पसंद करते हो, तुम इससे इसकी नहीं बनती है, ये इससे नहीं बनता, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है जब काम की बात आ जाए, जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आ जाए, तो हम सब मिलके, हम सब एकजुट होके हम अपने गोल को अचीव करेंगे और एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, आपसी भेदभाव को खत्म कर देंगे और एक ही गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला है दैट इज 6वां प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हम लोग सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट बना डालो। ये प्रिंसिपल है क्या सर? इसको मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूं। अब बच्चे ये वाला प्रिंसिपल देख लो, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल है क्या? बेसिकली इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा एक छोटे से एग्जांपल देके। जैसा कि आदिल सर समझाते हैं कि मैं जब बिना एग्जांपल का तो मेरा हाथ ही नहीं चल पाएगा, तो ये मैं समझाऊंगा। ध्यान समझना, ये मैनेजर है, ध्यान से। यहां दो बातों किया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दो किस में। अब ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है क्या और ये जनरल इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से। ये मैनेजर है, दोनों समझाऊंगा। ये पूरा प्रिंसिपल आपको मजा नहीं आया तो बताइए। मैनेजर ने अपने एक सबऑर्डिनेट का मतलब ये आप है मिस्टर एक्स, ये मैनेजर के अंडर में काम करने वाला एक सबऑर्डिनेट है। मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूं। मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा कि देखो भाई, एक काम करो, तुम दुकान जाओ, शॉप पे जाओ और शॉप पे जाके पेंट ले आओ। ये आपकी बुक में भी ये एग्जांपल बहुत अच्छा सा दिया, इसलिए मैंने वो एग्जांपल भी कॉपी किया है। जाओ दुकान जाओ और दुकान से तुम पेंट ले आओ, पेंट खरीद के ले आओ। और आप मैनेजर की बात सुनेंगे, आप दुकान जाएंगे। आप जब मार्केट में जाते तो मार्केट में दो दुकान है, एक दुकान आपके मामा का है, खुद के मामा का है, और एक दुकान कोई अनजान इंसान का है।
अनजान यानी जिसे आप नहीं जानते हो। आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाते हो तो पता चलता है पहले कि अब देखिए यहाँ एक मामा का दुकान है और एक अनजान इंसान का दुकान है। अब आप एज ए इंसान, आप एक इमोशन है आपके साथ, आप मामा का दुकान देखते हो और कहते हो अरे मामा जी कैसे हैं, अरे मामा, अरे भांजे आओ 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 आओ। अब देखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंसान की खुद की इच्छा। तो आपकी खुद की इच्छा क्या है कि मामा की दुकान से ही पेंट लिया जाए क्योंकि मेरे मामा, तो आपका इंडिविजुअल यानी आपका इंटरेस्ट होगा कि मामा की दुकान से पेंट ले लिया जाए। आप क्या करते हो कि आप मामा की दुकान जाते हो, मामा से पूछते हो मामा जी एक बॉटल पेंट चाहिए, कितने का देंगे? तो पता चला कि मामा जी कहते हैं कि बेटे 500 रुपए में एक बॉटल पेंट मिलेगा। अच्छा, फिर आप चूंकि थोड़ा सा दिमाग लगाते सोचते एक बार अनजान आदमी उससे भी धीरे से रेट पूछ ही लेते हैं, तो इसके पास भी आप जाते हो धीरे से, मामा जी कहते मामा रुके ना हम पानी पी के आ रहे हैं बस 2 मिनट। अब सोचते कि एक बार यहाँ भी रेट पता चले। जब अनजान इंसान के पास जाते हो तो वो कहता है कि एक बॉटल सेम यही पेंट जो मामा दे रहे ये बंदा 400 रुपए में देने को तैयार है। अब आपका दिमाग यहाँ पे क्रैक्स कर जाता है, आप शॉक्ड, अरे यार अब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कह रहा है कि मामा की दुकान से लेना चाहिए क्योंकि मामा अपने हैं, मामा से लेंगे तो भाई मम्मी के भाई हैं तो मम्मी भी खुश हो जाएंगी, घर वाले के वाह वाह भांजे ने फायदा करवा दिया, मामा की दुकान से सामान लाया है। लेकिन 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 इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो आपको कहेगा कि मामा की दुकान से सामान लो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल यही तो कहता है कि अगर बात जनरल इंटरेस्ट किया जाए, जनरल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट, रुचि, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे बिजनेस का इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस का इंटरेस्ट। बिजनेस का मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका रुचि किस चीज में है। तो एक बताओ, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो काम कर रहा हूं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये मजेदार आ गया है, तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या कर दो, सैक्रिफाइस कर दो। तुम ना लो मामा की दुकान से पेंट। बात अगर फर्म की आ जाएगी, बात बिजनेस की आ जाएगी, तो आप बिजनेस के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करो। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अपने ऊपर उसको फॉलो कर दो और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या कर दो, सैक्रिफाइस कर दो। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो, जनरल इंटरेस्ट में। भले ही आपका दिल कहेगा कि मामा है मेरे मामा, लेकिन आपको मामा इग्नोर करना है और आपको क्या करना है, आपको उस अनजान इंसान की दुकान से सामान खरीदना है क्योंकि इसी में ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट मतलब कन्वर्ट कर दो किस में, जनरल इंटरेस्ट में, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सैलरी। यानी आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बच्चे, उसको एक फेयर सैलरी देना, हैंडसम सैलरी देना, अच्छे सैलरी पे। क्योंकि यार देखो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है एम्प्लॉय के लिए। तो आप अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको एक फेयर, हैंडसम, अच्छी सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, उसको मजा आएगा काम करने में। आप सोचिए आप अपने यहाँ एक अकाउंटेंट को रखते हैं और वो अकाउंटेंट बहुत कैपेबल है, लेकिन आप उसे 10-15 हज़ार सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय, वो अकाउंटेंट क्या सोचेगा, अरे यार ये तो काम बहुत लेता, पैसा नहीं देता। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को उसके एलिजिबिलिटी, उसके कैपेसिटी, उसके कैपेबिलिटी, उसके पास जो टैलेंट है उसके हिसाब से उसको सैलरी देना। तो इसको कहते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगला प्रिंसिपल है आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको भी हम लोग थोड़ा समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ, एक तो कहता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब बच्चे होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी बिजनेस है ना, बिजनेस में आपको पता है 3 लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक टॉप लेवल होता है। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने का पावर किसके पास हो जाए, टॉप लेवल के लोगों के पास हो, मिडिल और लोअर लेवल के लोगों के पास कोई भी डिसीजन लेने का पावर ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जैसे अगर मान लो कि एक स्कूल है, उस स्कूल में सारा का सारा पावर सिर्फ डायरेक्टर के हाथों में चला जाए, प्रिंसिपल के पास कोई पावर नहीं, कोऑर्डिनेटर के
पास कोई पावर नहीं, टीचर्स के पास कोई पावर नहीं, इन सब ये सब पावरलेस, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, सारा का सारा पावर सिर्फ एक बंदा लेता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी वहां पावर सेंटर पे आ गया, यानी एकदम बीच में ऊपर टॉप लेवल के पास पावर है, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पावर हर एक लेवल पे बांट दिया जाए, यानी कुछ पावर टॉप लेवल के पास भी हो, कुछ पावर मिडिल लेवल के पास भी हो, कुछ पावर लोअर लेवल के भी पास हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। जो सबके पास कुछ कुछ डिसीजन लेने का, यानी डायरेक्टर के पास भी पावर हो, प्रिंसिपल भी पावर डिसीजन ले सकता है, टीचर के पास भी कुछ पावर हो, और सारे लोग के पास थोड़ा थोड़ा पावर, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम दे देंगे कि तुम लोग भी डिसीजन ले सकते हो, हर बात के लिए पूछना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड, यानी पावर सबको दे दे कि पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास हो। तो बच्चे ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा सा बिजनेस है, यानी आपके बिजनेस में सिर्फ 2-3 इंप्लॉय काम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड रखो। सेंट्रलाइज का मतलब होता है सारा पावर आप खुद अपने पास रखिए, क्योंकि यार जब 3 इंप्लॉय काम करते तो सबको पावर दे दोगे तो मिसयूज हो जाएगा, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो बेहतर क्या है, सेंट्रलाइजेशन, सारा पावर आप खुद रखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है। लेकिन आप ऑल इंडिया लेवल पे, आप जैसे रिलायंस कंपनी है, अंबानी जी की कंपनी, वो पूरे इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, तो अंबानी जी ये सोच ले कि सारा पावर हम ही रखे तो नहीं हो चल पाएगा। आपको हर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग कंपनी लेवल पे पावर लोगों को बांटना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले, जल्दी जल्दी काम हो सके, वरना काम में बहुत ज्यादा डिले होने लगेगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आई होप खत्म हो गया। उसके बाद है 9वां प्रिंसिपल है, डेट इज स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये समझ लीजिए, स्केलर चैन प्रिंसिपल कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम से कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी ये बंदा लोअर लेवल पे काम कर रहा है, ये ए है, तो ए को अगर अपनी कोई बात रखनी है तो ये किससे रखेगा, बी से, बी किससे कहेगा, सी से, सी किससे कहेगा, टॉप लेवल पे कौन है, डी, और डी को कोई ऑर्डर देना है तो डी किसको देगा, ई को देगा, ई किससे बोलेगा, एफ से, एफ से किससे बोलेगा, जी से। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगा, वो पावर के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि डी आएगा डायरेक्ट यहाँ लेबर से बात कर लेगा, या लेबर जाके डायरेक्ट टॉप लेवल से बात करेगा, या डी डायरेक्ट आके जी से बात, या जी डायरेक्ट जाके डी से, ऐसा नहीं हो सकता। स्केलर चेन प्रिंसिपल कहता है कि आपको एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ पावर, पावर के अकॉर्डिंग बातचीत करना है, पावर के अकॉर्डिंग एक स्केलर चैन में बात करना है। ये लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में आप कम्युनिकेट करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से टॉप लेवल के लोगों को कोई बात इंस्ट्रक्शन देना है तो वो नीचे से 1 by 1 आएंगे, 1 by 1। जैसे स्कूलों में अगर डायरेक्टर कोई अपनी बात डायरेक्ट टीचर से नहीं कहता, डायरेक्टर प्रिंसिपल को कहेगा, प्रिंसिपल टीचर की मीटिंग लेगा और टीचर फिर बच्चों से कहेंगे, ये एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ये होता है। अच्छा, इसमें गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक का मतलब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि मान लो ये है, ये मिडिल लेवल है, ये टॉप लेवल है, पता है आपको ये कौन सा लेवल है? टॉप लेवल है। और ये आपका लोअर लेवल है, नीचे के लोग, और ये आपका मिडिल लेवल है। मिडिल लेवल पे कौन कौन लोग काम करते हैं? परचेज मैनेजर होता है। परचेज मैनेजर यानी जिसका काम सामान, डिपार्टमेंटल हेड। आप मेरा पिछला चैप्टर जाके आइकॉन में देखिएगा, वहां पे आपको मैंने ये डिटेल में पढ़ाया। तो परचेज मैनेजर किस पे आता है? मिडिल लेवल पे। और सेल्स मैनेजर भी किस पे आता है? ये भी आता है हमारा मिडिल लेवल पे, क्योंकि ये दोनों मैनेजर है और दोनों एक एक डिपार्टमेंट के हेड है। डिपार्टमेंटल हेड, सारे डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। तो परचेज मैनेजर भी मिडिल लेवल पे आएगा और सेल्स मैनेजर भी मिडिल लेवल पे आएगा। अब एक बात कीजिए, नॉर्मली तो ये भी होता है कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, हालांकि दोनों एक ही लेवल पे है, तो इन दोनों को भी अगर आपस में कोई बात करना, हालांकि ये दोनों एक लेवल पे है, सेम लेवल पे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के हेड है। यहाँ पे और भी आता है, मार्केटिंग मैनेजर भी आता है, आपको मालूम है ना, मार्केटिंग मैनेजर भी आता है। तो ये सब हेड है, डिपार्ट अलग अलग, इनका काम एडवर्टीजमेंट करना, इनका काम सामान बेचना, इनका काम सामान खरीदना है। हालांकि ये लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, नो डाउट ये लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये भी अगर आपस में कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो ये आपस में एक दोस्त तो है नहीं कि ये गया परचेज मैनेजर, और भाई सेल्स मैनेजर कैसे हो, बैठ के लगे खाने पीने। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो ये लोग भी आपस में
में कब मिलते हैं, जब किसी मीटिंग वूटिंग होगा तब वहां पे प्रॉपर मिल के बातचीत करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाता है, तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में परचेज मैनेजर को सेल्स मैनेजर से तुरंत बात करना, तुरंत बात करने का मतलब ये है कि यार कोई इमरजेंसी है, हमें 2 मिनट के अंदर। ऐसे तो नॉर्मली ये होता है कि मीटिंग होता है, उस मीटिंग में ही सारे मैनेजर मिलते हैं, बाकी हर मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करता रहता है, कोई बार बार नहीं मिलता है, सब लोग अपने अपने केबिन में बैठे रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कि द पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल, जो लोग एक ही लेवल पे काम करते हैं, अचानक से उनको अर्जेंटली बात करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ये परचेज मैनेजर है पीएम और ये सेल्स मैनेजर एसएम, तो अगर ये डायरेक्टली एक ही, अच्छा लेवल एक ही होना चाहिए, एक ही लेवल पे दोनों काम कर रहे, सेम मिडिल लेवल पे दोनों काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कभी कभी इमरजेंसी में कर सकते हैं। इसी ये जो लाइन मैंने खींचा, इसी लाइन को गैंग प्लैंक कहते हैं। गैंग प्लैंक एक शॉर्ट वे है, एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें 2 पर्सन जो सेम लेवल पे काम करे वो डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। जैसे आपके स्कूलों में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान समझिए। आप एक स्कूल में हैं, अच्छा स्कूल वाला एग्जांपल से पहले इसको मैं समझा दूं और अच्छे से, तो और डिटेल में आएगा। जैसे यहां पे परचेज मैनेजर और ये क्या हमारा सेल्स मैनेजर, ये क्या है, सेम लेवल पे दोनों काम कर रहे हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी। तो मैं कह रहा था इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आ जाए तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये होता क्या है ना कि ये एक बंदा क्या है, जैसे ये कागज है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक बंदा एक एप्लीकेशन लिखेगा कि टू द सेल्स मैनेजर आई हैव सम अर्जेंट वर्क सो काइंडली टॉक टू मी, और ये इस पे फॉर्म फिल करके उसको जल्दी से उसका जो वो होगा पियून होगा उससे बोलेगा भाई उसको जाके दे दे, वो जाके देगा और देते ही पड़ेगा, हाँ हाँ बुलाइए उनसे बात कर लेते हैं। तो ये गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से आपके स्कूल में भी देखिए कि जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर तो सब सेम ही लेवल पे है भाई। कोई कोऑर्डिनेटर साइंस का है, कोई कॉमर्स का कोऑर्डिनेटर, कोई आर्ट्स का कोऑर्डिनेटर, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर अगर डायरेक्ट कोई, ऐसे तो हर कोऑर्डिनेटर अपना अपना काम करता है, लेकिन कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो वो कोऑर्डिनेटर एक दूसरे को मैसेज डाल देगा कि 10 बजे मिलना है, मीटिंग करना है, कुछ इमरजेंसी आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग गैंग प्लैंक, मतलब पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, इज नोन एज गैंग प्लैंक। उसके बाद 11वां प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पे ध्यान समझिए, इक्विटी का मतलब होता है इंसाफ करना, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। नहीं समझ में आया सर, समझाइए ना। आइए मैं इंसाफ करता हूं, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को हम ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके धर्म रिलीजन के बेसिस पे, उसके लैंग्वेज के, कास्ट के, या उसके बिलीफ या नेशनैलिटी के बेसिस पे हम किसी के साथ दुर्व्यवहार यानी खराब व्यवहार नहीं करें। इक्विटी का मतलब होता है दयालु, काइंड, जस्ट का मतलब इंसाफ, यानी किसी एम्प्लॉय के साथ खराब व्यवहार नहीं, सबको बराबर की आंखों से देखना। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको बराबर सैलरी दो। बराबर सैलरी की मैं बात है, सैलरी तो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा काबिल होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा उसको कम मिलेगा। इक्विटी का मतलब ये होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ गलत काम नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, उसके नॉलेज के बेसिस पे उसके साथ इंसाफ करना, उसके साथ जस्टिस करना, इसी को बोलते हैं इक्विटी। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मान लो संडे की छुट्टी है। आपको मालूम है कि हमारे देश में लॉ है कि संडे हर ऑर्गेनाइजेशन बंद रहता है। मैं ये कहूं कि जो सीईओ है यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन लोग को संडे को छुट्टी मिलेगा, लेकिन जो लेबर काम कर रहे हैं हमारे, उनको संडे को छुट्टी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने ये भाई लेबर भी थकते हैं, सीईओ भी थकता है, तो छुट्टी मिला तो दोनों को छुट्टी मिलना चाहिए ताकि दोनों हो जाए। उसी तरीके से एक मेल कैंडिडेट आया है और एक फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट भी सेम काम कर रही है और मेल कैंडिडेट भी सेम ही काम कर रहा है, सेम पोस्ट है, सेम नॉलेज है, सेम एजुकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसको सैलरी ज्यादा दे और इसको सैलरी कम दे दे, तो ये भी गलत काम है। उसी तरीके से दो अलग रिलीजन के लोग हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि ये रिलीजन के लोग हैं तो इसको सैलरी ज्यादा दे और इसको सैलरी कम दे दे। उस तरीके से दो अलग बोलने वाले लैंग्वेज है, तो इक्विटी का मतलब होता है इंसाफ करना, किसी के साथ गलत काम नहीं करना।
12वां प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी, ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। यानी आपके यहां जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जॉब को लेकर सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी का मतलब होता है एम्प्लॉय को डराइए मत कि निकाल देंगे जॉब से, हटा देंगे, खत्म कर देंगे, जब चाहे तब निकाल देंगे। अगर ये सेंस ऑफ टेरर किसी एम्प्लॉय के अंदर वो डरा हुआ है तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय अपने जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जॉब की सिक्योरिटी दीजिए, उसे इस बात की गारंटी दीजिए, सिक्योर करवाइए कि आप लाइफ टाइम हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको नहीं निकालेंगे, आप अच्छे से काम कीजिए, आपको मैं प्रमोशन दूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, ना कि हम आपको जॉब से निकालेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लोग क्यों ज्यादा जाना चाहते हैं कि वहां जॉब की सिक्योरिटी एक बार आपका हो गया तो आप बार बार कोई निकाल नहीं सकता, कोई प्रमोशन तो होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, कोई जॉब से नहीं निकालता। तो ये उसके बाद जो 13 प्रिंसिपल है, 13वां है, वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को मौका देना कि वो भी कुछ सजेशन दे सके। इसका मतलब क्या है बच्चे, सपोज करो एक मीटिंग चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक क्या चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। उस मीटिंग में ये मैनेजर है, मैनेजर मीटिंग ले रहा है और ये सब एम्प्लॉय है, ध्यान समझिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि जब भी आप कोई ऐसे नहीं कि बस खाली तुम मैनेजर बन गए हो तो लगे ऑर्डर देने सबको, नहीं, जब भी आप कोई फैसला लो, कोई डिसीजन लो, कोई प्लान बनाओ तो इनकी भी सजेशंस को लो, इनकी भी बात सुनो, इनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू को जानो, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, इनके क्या मकसद है, ये क्या कोई आइडिया देना चाहते हैं, तो इनको भी मौका दो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, अपनी बात रखे, और अगर इनकी बात अच्छी है तो इन्हें अप्रिशिएट करो, इनके लिए तालियां बजाओ, इनको कुछ प्रमोशन कर दो, इनको थोड़ी सी अप्रिशिएट करो, इन्हें खुशी दे दो, इन्हें थोड़ा सा फील करवाओ कि यार तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो कोई भी डिसीजन खुद अकेले मत लो बल्कि सबके सजेशन से कोई फैसला लो। तो फेयोल ने सजेस्ट किया कि एम्प्लॉय एट ऑल लेवल शुड बी टेक इनिशिएटिव और एक्शन विदाउट एनी फोर्स और बाउंडेशन। इसका मतलब होता है कि आप किसी को फोर्स करके काम मत करवाएं, उनके सजेशंस को भी आप सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके बात में दम हो तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनकी बातों को इंप्लीमेंट कीजिए, कोई भी काम खुद से मत कीजिए, उनके मशवरे, उनके राय को भी अपने मद्देनजर रखिए। लास्ट प्रिंसिपल कहता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब बच्चे ध्यान समझिएगा, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो इन चारों एम्प्लॉय को चाहिए कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, हाथ से हाथ मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, यानी एक दूसरे से जुड़ के, यानी इनके अंदर आई नहीं होना चाहिए। आई का मतलब होता है कि आई का मतलब किसी अंदर के एरोगेंस, यानी मेरे अंदर घमंड कि मैं अपना देखूंगा, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, नहीं, आई को हटाओ, बल्कि किससे रिप्लेस कर दो, वी। तो अगर आपके सीयूटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आई को हटा के वी ला, वी मतलब हम सब साथ है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सबको टारगेट दिया गया कि तुम 10 यूनिट बनाओगे, तुम 10 यूनिट बनाओगे, तुम 10 यूनिट बनाओगे, तुम 10, ये टोटल कितना यूनिट बनना है, 40 यूनिट बनना है। मैनेजर ने ये बात कह दिया। इसमें से ये बीमार पड़ जाता है बेचारा, ये हॉस्पिटल में चला जाता है। अब ये तीनों कह रहे नहीं हम तो अपना अपना बनाएंगे, इसको इग्नोर करो ना यार। नहीं, ये स्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है नहीं, ताल से ताल मिला ले, यानी साथ मिल के अगर ये बीमार पड़ गया तो इसके हिस्से का काम तुम तीनों कर दो, तुम तीनों मिल के इसकी भी हिस्से का काम कर दो। हम सब भाई भाई हैं, हम लोग वी हैं, हम हैं, ना कि हम, मैं नहीं हूं, आई वी है। तो आई तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो आई होप कि सारे प्रिंसिपल आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चे। अब तुम लोग को वो जो बेसिक फीचर्स है ना प्यारे बच्चे, वो मैं समझाता हूं। मजा नहीं आएगा तो आप बताइएगा। आइए, इसका 2 पार्ट में हम लोग ये चैप्टर कवर करेंगे। एक तो हमारा अभी जो चल रहा है वो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगा, उसमें पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे तैयार रहिएगा, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आई होप अब तक आपको सब समझ में आया होगा। तो मैंने बता रहा था कि अब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना, तब तुम लोग को चुटकियों में यूं समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखिए ये तरीका मेरा पढ़ाने का, सारे प्रिंसिपल को मैंने पढ़ा दिया तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट खुद ही डिफाइन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, तो फ्यूल के वो सिद्धांत जिससे किसी भी बिजनेस को हम चला सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अगर हम फ्यूल के प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो किसी भी तरह का बिजनेस हो, कितने अच्छे प्रिंसिपल है ना, काम को बांट दो, ऑर्डर देने वाला कोई एक होना चाहिए, सैलरी अच्छी दो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करो, जनरल इंटरेस्ट को फोकस करो। कितने प्यारे प्यारे प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताता है कि कैसे किसी बिजनेस को हम अच्छे वे में चला सकते हैं। ये गाइड करता है टू टेक एक्शंस इन द बिजनेस, ताकि बिजनेस में हमें क्या काम करना है। इट इज ए जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर टू टेक एक्शंस इन द बिजनेस में क्या काम करना है, ये कौन बताता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। उसके बाद अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करें, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या बातें कही। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी ये जो 14 प्रिंसिपल जो फ्यूल ने बताया, इसे आप किसी भी तरह के बिजनेस में लगा दो, चाहे आप इंडिया में बिजनेस करो, चाहे आप यूएसए में, अमेरिका में, कहीं भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे आपको एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं भी काम करो, आप काम को बांट दो, इंप्लॉय को अच्छी सैलरी दो, पावर को बांटो, अकेले पावर मत एंजॉय करो, जब भी कोई काम करो अपने इंप्लॉय से सजेशन लो। यही सब तो प्रिंसिपल में बात कही गई। अगर ये सब काम आप किसी भी बिजनेस में करोगे ना, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी मतलब होता है हर जगह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कहता है इट इज ए जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब ये प्रिंसिपल जो है ना, एक गाइडलाइन है। ये प्रिंसिपल एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसको एकदम आंख बंद कर लिए, आंख बंद करके अप्लाई कर दिए। नॉट लाइक जनरल गाइड, ये एक सामान्य गाइडलाइन है। अब इसमें जरूरत के हिसाब से आप अपना दिमाग लगा सकते हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कैसे ये जनरल प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो। अब मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 2 लोग काम ही करते हैं। अब जब 2 ही लोग काम करते हैं, एक मैं हूं एक मेरा एम्प्लॉय, हम क्या काम बांटेंगे भाई? 2 ही लोग, जो करना है मिलजुल के करना है, सब साथ ही में करना है। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुन ब्लाइंड काला चश्मा लगा के प्रिंसिपल, ये एक जनरल गाइडलाइन है मेरे भाई। जनरल गाइडलाइन का मतलब एक सामान्य रूप से आपको एक बात बता दी गई है कि नॉर्मल ये सारी चीजें फॉलो करना है। एक सामान्य बातें की गई हैं, आप इसको अपने वे में अपना दिमाग बुद्धि यूज करके उसे इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक प्रिंसिपल कहता है कि रेम्यूनरेशन, अच्छी सैलरी दो। अब मुझे बताइए बिजनेस एकदम तगड़ा लॉस में चल रहा है, तो आप अपने इंप्लॉय को समझाएंगे ना कि मेरे इंप्लॉय ऐसा है कि अभी बिजनेस लॉस में चल रहा है, तुम बाद में अगले साल तुम्हें भरपूर सैलरी दूंगा, इस बार मैनेज कर लो। ये नहीं कि घर का खेत बेच के उसको सैलरी दे देंगे। तो ये तो प्रिंसिपल को अंधाधुन अगर अप्लाई करोगे तो घाटे में जाओगे। तो ये एक सामान्य गाइडलाइन है, इसमें अपना दिमाग भी लगाना है। उसके बाद तीसरा कहता है कि जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो सब ऐसा नहीं कि फ्यूल साहब आए और हवा में सारे 14 प्रिंसिपल दे दिए, नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। 30 साल एक कंपनी में एज ए माइनिंग इंजीनियर काम किए हैं, वहां पे सब कुछ देखा, एक्सपेरिमेंट किया है, सारा कुछ ऑब्जर्व किया, तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल दिया है। हवा में उन्होंने कोई भी प्रिंसिपल नहीं दिया था। चौथा फ्लेक्सिबल, अभी मैंने समझाया कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा इस्तेमाल करना सीखो। काम को बांटना या अच्छी सैलरी देना है तो दो, अच्छी चीज है, लेकिन तुम देखो तो कि काम बांटने की जरूरत भी है कि नहीं। अब मैं एक छोटा सा दुकान खोला हूं, अब मैं अकेले काम कर सकता हूं, मैं अकेले संभाल, फिर भी मैं 10 ठो लेबर रखा हूं कि नहीं मैं तो पढ़ के आया हूं, काम बांटना है। नो ब्रो, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी आप अपने प्रिंसिपल को अपने हिसाब से अप्लाई कीजिए, अपना बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। और 5वां कहता है मेनली बिहेवियरल इन नेचर, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो इंसान के बिहेवियरल का मतलब क्या है? बिहेवियरल का मतलब होता है बच्चे कि आप जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, वो किस पे अप्लाई कर रहे हो? वो आप इंसानों पे अप्लाई कर रहे हो। इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, वो एक जैसा कभी नहीं होता, कभी गुस्से में होगा, कभी सैड होगा, कभी बहुत खुश होगा। तो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंसानों पे अप्लाई कर रहे हो, तो इंसानों पे जब कोई चीज अप्लाई करो, वो साइंस नहीं है कि एकदम जैसे चाहे तैसे अप्लाई कर दो। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाओगे तो HCl ही मिलेगा, सोडियम और क्लोरीन को मिलाओगे तो NaCl ही मिलेगा। लेकिन बिहेवियरल नेचर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होना है? इंसानों पे। तो इंसान का नेचर क्या है? वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले उस इंसान की मेंटेलिटी, उसके बिहेवियर को भी समझो, वो क्या चाहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इसीलिए तो बनाया गया है क्योंकि आप जब भी कोई डिसीजन लो तो आप खुद से मत लो, आप उनसे भी सजेशन लो। एम्प्लॉय से पूछो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर कोई डिसीजन लो। क्योंकि उसका बिहेवियर अगर पॉजिटिव नहीं है ना, वो अगर अच्छे से मन नहीं लगा के काम करेगा तो आपका बिजनेस ऐसे ही फ्लॉप हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
यानी मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के मतलब पे काम करता है। बट पहले ये तो बता दो कि सर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है। यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल किया गया है, एक तो यहाँ पे बोला है कॉज और दूसरा टर्म इस्तेमाल किया जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज का मतलब क्या करेंगे और इफेक्ट का मतलब क्या मिलेगा। मुझे बताओ, सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। अच्छा, कॉज का मतलब क्या करेंगे और क्या मिलेगा, ये मैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे ही है, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दे, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, अकेले सारा, तो ये अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना। अगर हम एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। इसी बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि यानी कॉज और इफेक्ट, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये चीज अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अप्लाई करते समय सावधानी बरतनी है, उस समय के हालात को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। सातवां प्रिंसिपल वही बात कहता है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को कभी भी बच्चे ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने प्रिंसिपल में कंटिजेंसी लाओ। कंटिजेंसी का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकते हो। जैसा मैंने अभी फिर एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब हैंडसम सैलरी। लेकिन अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, आप खुद घाटे में हो, तो एम्प्लॉय को समझाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चे अभी कुछ दिन रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद तुम्हें हम हैंडसम सैलरी देंगे, थोड़ा सा ठहरो, अभी लॉस में चल रहे हैं हम। तो ये नहीं कि लगेंगे खेत बेच के उसको सैलरी देने, पता चला आप एकदम नीलाम हो गए, आपके पास कुछ नहीं बचा, आप जाकर सुसाइड कर लेंगे। कंटिजेंसी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्लाई करना चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स जाके अप्लाई करोगे तो आप ही का घाटा होगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई करने के फायदे क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आप अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो आपको क्या फायदा मिलेगा। तो पहला फायदा है प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है कि आप रियल में जब बिजनेस करने आओगे तो मैनेजर को इंसाइट मिलेगा। इंसाइट का मतलब होता है क्लू मिलेगा। यानी आप अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ के आए हो रियल में बिजनेस करने, यानी मैंने एक जगह से MBA किया और MBA मैंने 14 प्रिंसिपल पढ़ा है, तो मैं रियलिटी में जब जाऊंगा तो वो जो मैंने चीजें पढ़ा है वहां पे उस चीज को मैं अप्लाई करूंगा और वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो यूजफुल इंसाइट मतलब जो आप चीज विजन है, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो आपने पढ़ा है, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, उसको रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का दूसरा फायदा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपका रिसोर्सेज कभी भी वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर टाइम से काम होगा, एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे, वो खुश तो हम भी खुश। तीसरा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अंधाधुन नहीं है। फेवल साहब ने कोई अंधाधुन प्रिंसिपल नहीं दिया, बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल है। साइंटिफिक का मतलब होता है ऐसा प्रिंसिपल जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाया जाए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बहुत साइंटिफिक है, लेकिन चूंकि ये इंसानों पे अप्लाई होता है तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करो। है वैसे साइंटिफिक, यार काम को बांटोगे तो काम तो अच्छा होगा ही, अच्छी सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय तो मोटिवेट होगा ही, तो साइंटिफिक बात है ना यार। लेकिन कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। उसके बाद है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। यानी जैसे जैसे हमारा माहौल बदल रहा है, डिमांड्स बदल रहे हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके प्रिंसिपल में भी चेंजेस आप ला सकते हो। क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कोई एकदम डेफिनेट साइंस नहीं है कि हाइड्रोजन क्लोरीन मिलाएंगे तो HCl बनेगा। आप उस प्रिंसिपल में हालात के हिसाब से, हालात बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, जरूरतें बदल रही है, तो आप उसमें उस हिसाब से अपने सिचुएशन को बदल सकते हो, प्रिंसिपल में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो। लास्ट पॉइंट है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब आपको मालूम है कि आप किसी सोसाइटी में काम कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो कहां कर रहे हो, किसी सोसाइटी में। किसका रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, सोसाइटी का रिसोर्स इस्तेमाल करो। एम्प्लॉय कहां से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस समाज के लिए भी कुछ अच्छे काम करो। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें सिखाता तो है कि हम उस समाज के लिए क्या अच्छे काम कर सकते हैं। वहां के एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना चाहिए, उसके बाद वहां भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, किसी के साथ भेदभाव ना करो, अच्छी क्वालिटी का सामान दो, सस्ते दामों पर सामान दो, के साथ अच्छे से जस्टिस इंसाफ करो। तो ये सब बातें अगर आप मैनेजमेंट में अप्लाई करोगे बच्चे, तो आप क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट बहुत
हद तक सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका बिजनेस बहुत हद तक कामयाब हो जाएगा। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कितना ही इंटरेस्टिंग वे में, सिस्टमेटिक वे में, कितना आसान और एकदम पानी की तरह मैंने पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया बच्चे। अगर आप मेरे सेशन को गौर से देखे होंगे तो एक एक पॉइंट आपको टू द पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले ही सेशन में इसका पार्ट सेकंड में लेकर आऊंगा और साथ में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून। थैंक यू क्लास। जय हिंद।